नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो अपना ये वीडियो होगा ये मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस से संबंधित होगा, जिसमें डिटेल में मैं आपको कुछ आंसर भी दिखाऊंगा और शॉर्ट आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है या फिर कुछ आंसर को लिखने में जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को, उसके बारे में डिटेल में मैं बातचीत करूँगा और बताऊँगा आपको। और जो आपकी समस्याएँ हैं वही सब मैं लिख कर लेकर आया हूँ कि कौन कौन सी समस्याएँ हैं। पेड ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो मैसेज उनको मैंने बोला था सुबह सुबह कि आप अपना समस्या बता दीजिए, तो उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर्सनल मैसेज में भी बहुत सारे लोगों ने बताया है जो दिक्कतें आप लोगों को आती है, उन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। और आपको आंसर राइटिंग ग्रुप के बारे में मैं बता दूंगा, अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ जाइएगा। देखिए दरअसल में है क्या, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद ही हम लोग चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर 2024 में। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। आपके पास लंबा समय है, 6 महीने का आपका रूटीन मैनेज हो जाएगा अगर आप 6 महीने का लेते हैं सब्सक्रिप्शन। तो 6 मंथ का ही लीजिएगा। मुझसे अगर पूछे, पैसे के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। क्यों, पता है क्या होगा, 6 महीने तक संडे छोड़कर मैं पर डे आपको अगर लिखवाना शुरू कर दूँ तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 6 महीने कंटिन्यूअस रोज़ लिखना, कुछ देर बैठकर, और सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ों को लिखना, ये अपने आप में तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा आपका कवर करवा देगा। कम से कम डेली रूटीन तो आपका ज़रूर मैनेज हो जाएगा इसके कारण से। और जब आप पे करके लिखते हैं तो उसका एक दबाव भी बनता है कि मैंने पैसा दिया हुआ है तो मुझे यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके सवालों पर, फिर चलते हैं अपने सवालों पर भी चलते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सवाल था आज डिस्कस जो करना था कि क्या, एक सवाल मैंने कल ही दिया था, क्या आपके विचार भारत का संविधान शक्तियों कठोर विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। अभी मैं आंसर राइटिंग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवालों के बारे में हिंट दे देता हूं। बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। अगर इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में भारत में संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वो किस प्रकार का किया गया है? क्या अमेरिका की तरह कठोर है कि सभी के सभी अलग अलग हैं, कोई किसी का किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है, या फिर ब्रिटेन के जैसे लिबरल है, या फिर भारत ने एक अलग तरह का अपनाया है? तो भारत ने एक अलग तरह का अपनाया है और उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना था। वो आंसर भी मैं पढ़वा दूंगा अभी आपको, लेकिन एक सवाल का क्रक्स तो कम से कम यही था। ओके, और इसमें आपको राज्य और केंद्र के बीच में विभाजन नहीं लिखना था। और सबसे मुख्य चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं वो एक चीज़ को भूल जाते, 200 शब्द में लिखना था। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैनेज किया जाता है शब्दों को, लेकिन इस सवाल में यही लिखना था आपको। इसमें आप शुरू कहाँ से करते, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं कि भारत के संविधान में एक विशेष तरह की रीति अपनाई गई है शक्तियों के विभाजन को लेकर, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, इसके बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन नहीं करके एक अस्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। अपने देश में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, सभी को शक्तियाँ दी गई हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण की भी सभी के लोग कोशिश कर सकते हैं और उनके पास शक्तियाँ भी हैं। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते थे। फिर आप बताते कि कार्यपालिका विधायिका पर कैसे नियंत्रण करती, विधायिका कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है, जुडिशरी जो है वो इन दोनों बॉडी पर कैसे नियंत्रण करती है। इसका आप एग्जाम्पल सहित बस आप लिख देते तो आपको ये पता चल जाता कि हाँ, आपका आंसर जो है वो पूरा हो गया है। एग्जाम्पल कहीं कहीं पर लिखना था और कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, इसका आंसर मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अगला जो सवाल था, अगला सवाल आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल पिछले वाले सवाल से ज़्यादा आसान था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो जलवायु स्मार्ट कृषि है ना, ये पिछले वाले सवाल से ज़्यादा आसान है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले सवाल में आप स्पष्ट डिवीज़न नहीं कर पाएंगे सवालों की, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। एक बार को अगर आप नए होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी पहले वाले सवाल में लिखने में, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यूपीएससी 2018 का सवाल था वो, जो मैंने पिछला वाला सवाल दिखाया। ये जो सवाल है जलवायु स्मार्ट कृषि, ये 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था। हमेशा कोशिश कीजिए, अब नंबर कैसे बढ़ाने में सवाल में मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। हमेशा कोशिश कीजिए कि सवाल में क्या पूछा उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के आप उसको समझ पाएँ कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं कह रहा हूँ, जो बिल्कुल बेसिक से सुनना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हेडिंग बनाना है कि CSA क्या है। इंट्रो लिख दीजिए कि भाई CSA एक नई विधि है जिसमें हम जलवायु का ध्यान में रखते हुए कि कृषि का प्रैक्टिस करते हैं। बस यही तो है ना CSA, और क्या है।
या अगर किताबी डिफिनेशन लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें हर्ज नहीं होता है कोई ज़्यादा, लेकिन कोशिश किया कीजिए अपने शब्दों में लिखें। CSA क्या है, पहला हेडिंग क्या बनाया कि CSA क्या है, इंट्रो लिख दिया कि CSA क्या होता है। नंबर गेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स। दूसरा हेडिंग आपको क्या बताना है कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य और सुरक्षा की दोहरी चुनौती से कैसे निपटेगा, ये पूरा हेडिंग ही बनाना है आपको। पहला CSA क्या है, इसमें लिख दिया आपने, जो भी आपको लिखना था शॉर्ट में लिखना होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा आपको ये हेडिंग बनाना है कि दोहरी चुनौती से किस प्रकार CSA निपट सकता है, उसमें आप लिख दीजिए। तीसरा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि CSA को अंगीकरण करने को लेकर, या अगर आप इसको देखेंगे अंगीकरण अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नीडेड टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ CSA को अपनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यही तो पूछा गया है ना। तो तीसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, उपाय CSA को लागू करने के लिए। ये जिसने हेडिंग बनाया तो उन सबको मैंने अच्छा खासा नंबर दिया है। जिन्होंने हेडिंग तक नहीं बना के लिखा था और स्पष्ट तरीके से लिखा था उनको मैंने नंबर कम दिए थे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाता है। आपका कंपटीशन आपसे नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को। अगर आप अच्छा लिख कर आए हैं तो भी हो सकता है आप बाहर हो जाएं, क्योंकि सर्वोत्तम कोई सर्वश्रेष्ठ लिख कर आया होगा तो उसके अंक ज़्यादा मिल जाए। कंपटीशन है, केवल आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, केवल आपके पढ़ाई लिखाई पर आपका रिजल्ट निर्भर नहीं करता है। दूसरा कितना अच्छा लिख रहा है, कितना अच्छा समझ रहा है, उस पर आपका रिजल्ट भी निर्भर करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ हमेशा कोशिश कीजिए करने की, एक स्टेप आगे बढ़ने की, रोज़ पर डे कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाना है। ओके, अब देखिए तीनों हेडिंग बनाया। अब तीनों में अगर आप 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर वेल माना जाएगा, सही माना जाएगा। अंक कटेंगे तो नहीं, कम से कम मिलेंगे आपको हम नंबर। अब तीनों में आपने बहुत खूबसूरती के साथ यूनिक पॉइंट लिखे हैं, अच्छे पॉइंट लिखे हैं, कहीं पर कोई काटने वाला चीज़ नहीं हो रहा, साफ़ सुथरा कॉपी दिख रहा है, तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ अभी आपको लग रहा होगा क्या चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लिखने की शुरुआत तो कीजिए, आपको पता चलेगा। उस पर भी आएंगे कि शुरुआत कहाँ से करें। ओके, ये था दूसरा सवाल। अब एक एक करके आप लोगों के सवाल पर आते हैं। शॉर्ट आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। शॉर्ट आंसर लिखते समय दिक्कत आती है और इसमें अलग अलग डायमेंशन को जब हम कवर करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो आंसर बड़ा हो जाता है और वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है। शॉर्ट आंसर में इंट्रो कितने शब्दों का लिखें, शॉर्ट आंसर में कंक्लूजन कितने शब्दों का लिखें, मेन बॉडी कितने में लिखें, लॉन्ग आंसर में कितने, ये सारे सवाल आपके सर में घूम रहे होंगे। तो देखिए एक एक करके मैं बताता जाता हूँ, आप सुनते जाइएगा। एग्जाम में कोई भी आपका शब्द गिनने के लिए नहीं बैठेगा चेक करने वाला, वो स्पेस आगे दिया हुआ रहता है सवालों के आगे, उसको आपको भर देना होगा, आपको नंबर मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि शॉर्ट आंसर को मैं हमेशा यहाँ पर जब मैं प्रैक्टिस करने को देता हूँ तो मैं बोलता हूँ शब्द सीमा में रहकर लिखिए, वर्ड लिमिट के साथ लिखिए। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अपने पास तो स्पेस वाला कॉपी नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है ना कि GS2 के पेपर में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, GS2 के पेपर में 15 शॉर्ट आंसर लिखना होगा आपको 3 घंटे में और 5 लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल होंगे करीब में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, करीब में 20 सवाल लिखने होते GS2 के पेपर में, उंगली दर्द हो जाए, गर्म पानी से सेकना पड़ेगा, इतना ज़्यादा लिखना होता है। 15 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग फॉर्मेट के आंसर लिखने होंगे आपको। लिखिएगा बैठकर कभी, आप तो 5 लॉन्ग लिखते होंगे 3 घंटे में, आपकी जो स्पीड होगी। तो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं शब्द सीमा देता हूँ कि कम लिखो यार, लेकिन इफेक्टिव लिखो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी इतना मत फैलाइए, कम लिखिए। मैं इसीलिए शब्द सीमा हमेशा देता हूँ, 200 शब्दों में लिखो, 250, उसको इसीलिए मैं देता हूँ ताकि आप अपने ऊपर बाउंडेशन लगाएं। ज़्यादा नहीं लिखना है। लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर लिखना आसान होता है, शॉर्ट फॉर्मेट का आंसर लिखना बहुत कठिन काम होता है। अगर आप सही से कंक्लूड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को तो कभी आप नहीं लिख सकते हैं। अब भूमिका बांधने बच्चे बैठते हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, वो भूमिका बांधे जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा उनका भूमिका। पता चला 150 शब्द ख़त्म कर दिए उन्होंने भूमिका में ही। अब 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है तो लिखो ना यार, 50 शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रो लिखिए, 1 से 2 लाइन, 2 लाइन से 3 लाइन बहुत हो गया एक्सेस, उससे ज़्यादा नहीं जाना है शॉर्ट आंसर में। इंट्रो में 3 लाइन का इंट्रो लिखिए, 3 लाइन का कंक्लूजन लिखिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि शॉर्ट आंसर में 2 या 3 लाइन का इंट्रो कंक्लूजन होना चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल कोई ऐसा लिख के कहीं पर रूल नहीं बनाया गया है। क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुख्य हिस्सा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ, जिससे क्या हो कि आपका आंसर अच्छा बने, जो वो पूछा है वो आप उसको डिलीवर कर पाएँ, न कि उसकी भूमिका पृष्ठभूमि बांधने में और उसके आगे की राह में ज़्यादा आप खपत कर पाएँ। समझिएगा मेरी चीज़ों को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेन बॉडी में ज़्यादा शब्द आपके रहें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्रो और कंक्लूजन को कम करके लिखा कीजिए।
ताकि आप मेन बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समेट कर लिख पाएँ। ठीक है, लॉन्ग आंसर में जाएंगे तो लॉन्ग आंसर में इंट्रो में अब बोरिंग नहीं होना चाहिए इंट्रो, अब भले ही आधे पेज का लिख दें, लेकिन कोशिश किया कीजिए 5 से 7 लाइन 6 लाइन, ज़्यादा ज़्यादा उससे ज़्यादा मत जाए। लॉन्ग आंसर में भी कोई 12 इंट्रो नहीं लिखना होता, पता चला आधे पेज का आप इंट्रो लिख रहे हैं तो वो सही नहीं होता है। लॉन्ग आंसर में भी आपको 4 से 5 पेज ही लिखना होगा, समय आपका बर्बाद होता है। मेन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आपके पास 3 ही घंटे होंगे, इसीलिए मैं शब्द बाउंडेशन बनाकर देता हूँ कि कृपया करके शब्दों में लिखिएगा। ये तो पता चल गया कितना कितना किस में शब्द लिखना है, शब्द कोई गिनने नहीं बैठेगा। अगर आपको 250 शब्द में आंसर लिखने को बोला गया है तो आप 275 भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलते हैं, आपको मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। मैं तो यहाँ पर पेज से अंदाज़ा लगाता हूँ, ये पता चला दिया 250 शब्द में लिखा है 4 पेज, तो बोलता हूँ वर्ड लिमिट कर लो नहीं तो नंबर काट लूँगा। मैं तो यही कर सकता हूँ ना, समझिएगा जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते एक शॉर्ट आंसर में दिखाता हूँ आपको कि शॉर्ट आंसर किस प्रकार का लिखा जाता है। और उन्होंने अच्छा लिखा हुआ था आंसर, कुछ खामी हो सकती है उस आंसर में, लेकिन आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाद के फिर और भी क्वेश्चंस पर आऊँगा मैं कि शुरू कहाँ से करें, हाथ नहीं चलता है, पहले पढ़ें या पहले लिखें, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले उस आंसर को देख लीजिए, वही वाला शॉर्ट आंसर है अपना कि क्या आपके विचार भारत का संविधान शक्ति और कठोर विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता बल्कि यह नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। 200 शब्दों मैंने दिया था, इसीलिए मैंने शब्द सीमा लगाया था क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको तर्क वितर्क करना ही नहीं था, आपको सीधा सीधा तीनों बॉडी के बारे में लिख देना था कि कैसे को इस पर कौन नियंत्रण करता है विथ आर्टिकल। अब कई सारे लोगों ने, कई उस्ताद लोगों ने क्या किया, पूरा पॉलिटिक आंसर लिख दिया, एक आर्टिकल की कहीं पर चर्चा नहीं की। मैं आपसे या एग्जामिनर आपसे कभी ये उम्मीद नहीं करता कि आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, कतई नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप कम से कम आर्टिकल 50 की तो बात करेंगे ही करेंगे, उतना तो पता होना चाहिए। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई डीपीएसपी में आर्टिकल 50 तो आपको पता होना चाहिए था कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जुडिशरी को अलग करता है बाकी की कार्यपालिका से, तो ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। बाकी मैं आपसे या कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप भर भर के आर्टिकल लिखें, हर टॉपिक पर हर मुद्दे के लिए आर्टिकल जरूर इस्तेमाल करें, ऐसा कोई भी नहीं करता है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, कुछ मुख्य जो आर्टिकल हैं उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपसे पूछा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के क्या सारे आर्टिकल आप लिखने बैठेंगे? नहीं, शुरुआत कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक है, संविधान किस भाग में है, वो बस लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं इस आंसर में क्या लिखा था इन्होंने। ये आंसर पूछा गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, कि क्या हमारे देश में कठोर है या लिबरल है। पॉलिटी का सवाल है, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, फैक्ट वाला सवाल नहीं है। इंट्रो पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, क्या इंट्रो लिखा है। आपने अगर इस तरह का इंट्रो लिखा है तो आपका भी अच्छा होगा, आपने अपनी तरह का भी इंट्रो लिखा होगा, लेकिन छोटा इंट्रो लिखा होगा तो इफेक्टिव होता है वो थोड़ा सा, ठीक ना। इनका मुख्य बॉडी देखिएगा, इन्होंने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, उदाहरण भी लिख दिए हैं, और सबसे मुख्य चीज़ क्या है, इन्होंने 2 पेज में आंसर को ख़त्म भी कर दिया है, ठीक ना। ज़्यादा लिखा भी नहीं है, कुछ छोड़ा भी नहीं है, इसी तरह का आंसर आपका होना चाहिए। देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको ऑनलाइन ही ऐसे ही समझा सकता हूँ, मेरे पास क्लासरूम तो अभी नहीं है, तो सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और क्या है, भारतीय संविधान के संदर्भ में यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत न तो अमेरिका की तरह कठोर है यहाँ पर, और न ही ब्रिटेन की तरह लचीला, बल्कि यहाँ मध्यम वर्ग का अनुसरण किया गया है। परफेक्ट हो गया, यही तो था, यहीं से तो पूछा गया था, शक्ति संतुलन के बारे में पूछा गया था, यही तो पूछा गया था ना। कुछ बच्चों ने शुरुआत किया था कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने शक्ति के विभाजन के बारे में बात की, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। आप कई सारे लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल और जो तमिलनाडु को राज्यपाल महोदय हैं उनको लेकर फैसला दिया है, तब से शक्ति का जो संतुलन है वो चर्चा में है, तो बिल्कुल वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। करेंट अफेयर से शुरू करें या डेफिनेशन से शुरू करें, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से शुरू कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इंट्रो के लिए होता ही नहीं है। हाँ, कोशिश क्या किया जाता है ना कि करंट के मुद्दों से अगर कोई टॉपिक चर्चा में है, जैसे मान लीजिए कल को पूछा जाए आपसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में किन किन चीज़ों पर चर्चा की जाती है, मान लीजिए ये सवाल है, एग्जाम्पल जो कह रहा हूँ उसको सुनिएगा। तो अगर आज वो सवाल आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये तो बताएंगे ना कि हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन दुबई में COP 28 का आयोजन किया गया है, उसके बाद से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चर्चा में है। ये तो इंट्रो में लिखेंगे ना, ये तो उम्मीद करेगा आपसे, तो यहाँ पर आप करंट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस तरह का जो पॉलिटिक आंसर है, इसमें करंट से शुरू करें, स्टैटिक से शुरू करें, परिभाषा से शुरू करें, किसी भी चीज़ से शुरू करें, कोई ऐसा रूल नहीं है। आपका बस आंसर जो सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग रेलेवेंट होना चाहिए, आपको मार्क्स मिलते हैं। कई बार आंसर देखने में खूबसूरत को 0 नंबर मिलता है और कई बार बदसूरत आंसर को अच्छे खासे नंबर मिलते हैं।
तो अगर आप शुरू कहीं से भी करना चाहते हैं, बस शुरू करना होता है, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए और थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंट्रो लिखा, शानदार इंट्रो है, इस इंट्रो में कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ते क्या है, इसके निम्न उदाहरण है। अब इन्होंने उदाहरण देना शुरू कर दिया, किसका? शक्ति के संतुलन का। वही तो पूछा गया था, तो यहाँ से तो मुख्य बॉडी शुरू हो गया ना। कोई ऐसा डिफाइन थोड़ी ना मुख्य बॉडी, इंट्रो और ये सब चीज़ें, लेकिन शुरू हो रहा है ना, डायरेक्ट आ गए नहीं ये उसी चीज़ पर। अगर आप विजन IAS वगैरह के जो ऐप वगैरह, तो उस पर टॉपर्स के टेस्ट सीरीज़ के कॉपी रहते हैं हिंदी इंग्लिश में, उनका आंसर देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। वो तो इंट्रो लिखते ही नहीं है, एक लाइन के लिखते हैं केवल, है ना। एक लाइन लिखा, डायरेक्ट शक्ति के संतुलन का सिद्धांत अमेरिका की तरह कठोर नहीं है, ब्रिटेन की तरह लचीला भी नहीं है, और उसके बाद उसका प्रावधान लिखना शुरू कर देते हैं। तो सही तो है ना, यही तरीका होता है। सुनिएगा आप क्या लिखा है इन्होंने। विधायिका के भीतर से ही मंत्रिपरिषद का चयन संसद सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 के तहत। अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका जो है वहीं से कहाँ मंत्रिपरिषद का चयन होता है। जो मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है, अमित शाह जी हैं, तो वो विधायिका के भी सदस्य हैं, वो लोकसभा के भी मेंबर हैं, और वो क्या हैं, तो वो कार्यपालिका के भी हेड हैं, गृह मंत्रालय के पूरा संभालते हैं। ठीक है। संसद सत्र नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 के तहत। प्रत्यायोजित विधान कई मामलों में कार्यपालिका स्वयं नियम बनाकर उन्हें लागू करती है। विशेषज्ञ आधारित कानूनों के निर्माण हेतु संसद द्वारा कार्यकारी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। जब विशेषज्ञ आधारित कानून, जैसे साइबर से जुड़ा हुआ कानून बनाना है या महिलाओं से जुड़े हुए कानून बनाना है, तो उससे जुड़े हुए विशेषज्ञों को नियुक्त कर दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, कानून का निर्माण कर देते हैं। न्यायाधीश निर्मित भी कानून होते हैं अपने देश में कुछ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उससे निपटने के लिए न्यायाधीशों का एक आया था रिकमेंडेशन, उसके बाद वो लागू हो गया। विशाखा गाइडलाइन, इन्होंने कितना सुंदर उदाहरण दिया 1997 का। तो ये क्या है, तो ये कानून नहीं बना है संसद से कोई कानून नहीं बना है, लेकिन विशाखा गाइडलाइन आज पूरे देश में लागू है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, केवल विशाखा गाइडलाइन का आधार है, पूरे देश में ये चीज़ लागू है, विशाखा गाइडलाइन। ये क्या है, क्या संसद ने कानून बनाया? नहीं, न्यायपालिका ने एक गाइडलाइन जारी किया, वो गाइडलाइन पूरे देश में लागू हो गया। तो न्यायपालिका ने यहाँ पर क्या किया, कहीं ना कहीं विधायिका का काम अप्रत्यक्ष तरीके से किया है। समझ में आ रही है चीज़ें, जो आपको कहा जा रहा था कि शक्तियों का यहाँ पर पूरी 100% अलग अलग करके डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे के काम वो कई बार करते हैं और हस्तक्षेप भी करते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण भी स्थापित करते हैं कई सारे तरहों से। कार्यपालिका सदस्यों द्वारा कुछ मामलों में न्यायपालिका की शक्ति, जैसे DM SDM कोर्ट धारा 144 लागू करना, ये क्या कर रहा है, तो कार्यपालिका कहीं ना कहीं न्यायपालिका का काम कर रहा है। DM SDM का कोर्ट लगता है जिला लेवल पर, अगर आपने देखा होगा तो। विनियामक संस्थाएं भी बनती है, जैसे भारत सरकार सेबी, ट्राई, RBI, NGT जैसी संस्थाएं बनाती हैं। ये सारे जो संस्थाएं हैं कई बार अर्ध न्यायिक काम भी करती हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब कई बार ये फैसला भी ले सकती हैं, समन भी जारी कर सकती हैं, जुर्माना भी लगा सकती हैं। एक तरीके से न्यायपालिका का काम कर। आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया, विनियामक संस्थाएं भी हैं कुछ। उसके बाद इन्होंने लिखा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति मुख्य न्यायाधीश का कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसके अतिरिक्त संविधान में सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति पृथक्करण को संयमित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके उदाहरण निम्न है। उसका उदाहरण इन्होंने क्या लिखा कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा कर सकती है, उन्हें निरस्त भी कर सकती है। आर्टिकल 13 और 245 के तहत, 226 के तहत भी क्या कर सकती है, वो नियंत्रण कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, देख सकती है कि सही लिखकर सही किया है, गलत किया है। ये सब कुछ कौन कर सकती है, तो विधायिका कर सकती है, न्यायपालिका कर सकती है। रिट जिसको कहते हैं, PLI करते हैं, PIL सॉरी। तो ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, तो विधायिका पर जो न्यायपालिका नियंत्रण करती उसका उदाहरण है ये। ठीक है। संसद द्वारा न्यायाधीशों को महाभियोग चलाकर अपदस्थ करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक प्रविष्टियों के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र 42 के अपनी विशेष शक्तियों के तहत आदेश पारित कर सकता है, तीनों अंगों पर बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर ही संसद सदस्यों का अयोग्यता का निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति कुछ मामलों में संसदीय विधि पर वीटो का भी अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बहुत सारा लिख के यहाँ पर 2 पेज में आंसर समाप्त कर दिया है। परफेक्ट शॉर्ट आंसर था। अब इनका कंक्लूजन भी जरा दिखा देता हूं मैं आपको। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण एक मध्यम मार्गी रूप के साथ नियंत्रण और संतुलन के तरीकों को अपनाया गया है, ताकि कोई भी अंग किसी और पर हावी भी न हो सके, तीनों में परस्पर सामंजस्य भी बनी हुई रहे। इस आंसर में मैंने पूछा क्या था भाई, सवाल में मैंने यही तो पूछा था ना कि संविधान जो अपना है वो शक्ति के पृथक्करण के कठोर नियमों पर आधारित नहीं है, लचीले नियमों पर आधारित है। उसके बारे में बताइए, इन्होंने बता दिया है।
आंसर दिख गया, शॉर्ट आंसर किस प्रकार का होना चाहिए। आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें, इतिहास में जाना, भूगोल में जाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है। जो पूछा है उसका जवाब केवल दे दीजिए, जो पूछा। इसीलिए आपके ऊपर था, एक चीज़ मैं बताऊं, यूपीएससी में 3 घंटे में 20 सवाल लिखने होते हैं, बीपीएससी में 3 घंटे में 20 सवाल लिखना होता है, लेकिन बीपीएससी में लॉन्ग फॉर्मेट का भी सवाल है। तो ये क्यों दिया जाता है इतना? और आपको एक चीज़ बताऊं, 20 सवाल आप एक ही जैसे नहीं लिखेंगे। कुछ सवाल बहुत अच्छा लिखेंगे, कुछ सवाल बहुत गंदा लिखेंगे। वो बस चाह रहा है कि आपसे जो पूछा गया उसको आप कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बस वो यही चाह रहा है। हैंड राइटिंग आपके ऊपर नीचे होंगे, टेढ़ा मेढ़ा होंगे, थोड़ी बहुत हिंदी लिखने में आप अशुद्धियाँ करेंगे, लेकिन वो ये बस देखेगा कि जो पूछा गया है उसके बारे में इसने कितना एड्रेस करने की कोशिश की। इतने बड़े प्रेशर में, प्रेशर हद से ज़्यादा होगा आपके ऊपर, इस चीज़ को समझिएगा। अब चलते हैं, और कुछ सवाल हैं आप लोग, अंत से शुरू करते सवालों को। पहला सवाल क्या है? टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में। लगने दीजिए, लगने दो भाई। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बनाया है, उसका सालों का मेहनत है वो। कम से कम 1 महीना तो दीजिए खुद को लिखने में। टाइम लगता है लिखने में, लगने दीजिए। कोई आपको मेंस देना है क्या 69 बीपीएससी का? हाँ, उसका अगर मेंस देना है तब अगर समय लग रहा है तो फिर आपके लिए चिंता का बात है। तो फिर आप अपना इलाज मतलब कि मैं प्रैक्टिस कीजिए बैठकर, और कुछ नहीं कर सकते हैं। समय लग रहा है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। लग रहा है, लगने दीजिए। पहले पढ़िए टॉपिक को, फिर लिखिए, गलती होगा काटिए, फिर लिखिए, लेकिन लगने दीजिए समय को अगर लग रहा है तो। हाँ, लेकिन एक चीज़ और करना है, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे लिखने पर देना है, बाकी 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट नहीं आएगा तो आप लिखेंगे कैसे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरे दिन लिख ही रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता पूरे दिन केवल पढ़ ही रहें, एक बार भी पेन नहीं चला रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों काम साथ में होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंटों को ये गलतफहमी होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगा। जीवन में कभी नहीं लिख पाते हैं ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ आपको खुलकर, कभी भी नहीं। क्योंकि आप जब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तक आप फिर पीटी की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा जून जुलाई तक, फिर आप पीटी की तैयारी में लग जाएंगे, और 6 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। जितना बड़ा सिलेबस है, कभी भी नहीं लिख पाएंगे। दरअसल में इन्हें फोबिया होता है भागने का, लिखने से डर होता है इनको कि पहली बार लिखेंगे लेकिन हम सबसे अच्छा लिखेंगे, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। इसलिए अगर आपको समय लग रहा है अभी, लगने दीजिए। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे किताबों को पढ़िए, अपने जीएस को कंप्लीट कीजिए, करंट को पढ़िए। 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे कम से कम मिनिमम देना है आपको लिखने पर। रोज़ लिखना है, रोज़ पढ़ना है, दोनों चीज़ साथ में करना। अलग अलग संभव ही नहीं है। अलग अलग करने जाएंगे तो आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर आज से कोई तैयारी शुरू कर रहा है तो आज से ही वो लिखना शुरू कर सकता है। कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए अपने शब्दों में, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। पहला दिन अगर आपने पढ़ा, मान लीजिए हिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर कि भारत की जो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा, कि भाई कोई भी चैप्टर ले ली, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, जो उसने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में ढालना अगर आप सीख रहे हैं तो यही पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है। टाइम लग रहा है ज़्यादा, लगने दीजिए। पहली बार में किसी का कम समय नहीं लगता है, धीरे धीरे लिखते लिखते ही होता है। करंट अफेयर को कैसे जोड़ना है, इसके लिए पहले आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए, तब जाके आप करंट अफेयर को जोड़ पाएंगे। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया शक्तियों का विभाजन वाले में, किसी बच्चे ने एग्जाम्पल में लिखा था कि केरल और तमिलनाडु के जो राज्यपाल महोदय हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये आपको पता नहीं होता तो आप उस शक्ति के विभाजन में कैसे जोड़ते, बताइए मुझे। और जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे थे राज्यपाल वाला, तब आपको अगर किसी ने ये नहीं बताया होता कि ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित है भाई लोग, इसको याद रखना और जब आंसर आए तो उसमें यूज करना, तब आप इसको यूज कर ही नहीं सकते हैं। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई सवाल आया है आपके समक्ष, उससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपने पढ़ा ही नहीं है तो उसको नहीं जोड़ पाएंगे, और अगर आपने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ सवाल में करंट अफेयर तो आप जोड़ ले जाएंगे। शक्तियों के विभाजन से संबंधित में अगर आप करंट अफेयर को जोड़ रहे थे राज्यपाल वाला, तो तभी जोड़ पा रहे थे जब आपने उस चीज़ को पढ़ा हुआ था। यानी कि आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर न्यूज़पेपर में मैंने बताया था शक्तियों के संतुलन में कि राज्यपाल महोदय की चर्चा में आ रहे हैं और उसको कहाँ पर यूज़ करना है। रेगुलर करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, तब जाके जब आप रेगुलर लिखेंगे तो अपने आंसर राइटिंग में करंट अफेयर को आप अपने आप यूज करने लग जाएंगे। कोई किसी को बताने नहीं आता है ये चीज़। समझ पा रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, इसलिए आपको राज्यपाल वाला जो मुद्दा है वो आप समझ में नहीं पाए कि ये करंट अफेयर के शक्ति के विभाजन से संबंधित चीज़ है। इसलिए करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना होता है, तभी जाके आप उसको आंसर राइटिंग में यूज कर पाते हैं। मुझसे जो लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं वीडियो में, मैं हर टॉपिक में बताता हूँ इसको कहाँ पर आंसर राइटिंग में यूज करना है। रेगुलर बताता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है, न्यूज़पेपर का वीडियो उठाकर देख लीजिए, मिलेगा ही मिलेगा कि मैं हर टॉपिक में बताता हूँ इसको कहाँ यूज करना है।
तो वहीं उसी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। पहले करंट अफेयर पढ़िए, रोज़ लिखिए, आप अपने आप यूज़ करने लग जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है। पहले सिलेबस बाद में लिखना, ये टॉपिक अभी अभी मैंने बताया। ऐसा कभी भी होगा ही नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ना तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा, ना तो वो शुभ दिन आएगा जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे। अगर आपने अभी से नहीं शुरू किया, दिसंबर से लेकर जून जुलाई तक नहीं लिखा आपने, तो आपका समय निकल जाएगा, फिर आप पीटी की तैयारी में लग जाएंगे। कल ही किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मुझे मेंस के लिए लिखना, आज तक मैंने एक आंसर नहीं लिखा है, लेकिन मुझे मेंस देना 1 महीने बाद। उनकी समस्या देखकर तो मेरा सर दर्द हो जाता है। कैसे ये आदमी हैंडल कर लेगा इतना कुछ 1 महीने में? सच बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आसानी से 3 घंटे में 20 सवाल लिखना बहुत मेहनत का काम होता है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना ज़्यादा उसमें श्रम लगता है। और जो लोग दे रहे हैं उनसे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उनसे पूछिएगा ज़रा कि क्या उनको मेहनत लग रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से रोज़ लिखने की कोशिश कीजिए। 6 महीने तक अगर आप रोज़ लिखेंगे ना, इतना तो गारंटी ले सकता हूँ कि आपको सिलेबस पूरा मैं कम से कम अच्छे से करवा दूँगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। हेल्प से लिख रहे हैं, किताबों से देख कर लिख रहे हैं या कहीं से हेल्प लेकर लिख रहे हैं, क्या ये पाप है? क्या ये महापाप की कैटेगरी में आता है? कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। मैं भी किसी दिन, जिस दिन पहली बार लिखूंगा, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं कहीं से मदद लूँगा, या मैंने मदद लिया था जिस दिन मैंने पहली बार लिखा होगा। जो भी आज अच्छा लिख रहे हैं और जो भी आज अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, वो अपने कोच से मदद लेते हैं। कोच उनको बताता है कि देखो इसको किस प्रकार से वो बैटिंग कर रहा है, किस प्रकार से फुटबॉल खेल रहा है। तब जाके देख देख कर लोग सीखते हैं। अगर आप 6 महीने तक रोज़ देखकर भी एक एक टॉपिक लिखते जाएंगे तो कितने टॉपिक आपके तैयार होंगे? पूरा सिलेबस तो तैयार ही हो जाएगा। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत कर रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, नेट से आप सर्च करते हैं, कहीं से हेल्प लेकर लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिखिए। लेकिन अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आज जिस टॉपिक को लिखा है, कल को फिर से वही टॉपिक लिखने को दिया जाए तब नहीं देखना पड़े। इतने अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। और देखना क्यों पड़ रहा है भाई? कोई अच्छा से अच्छा स्टूडेंट भी लिखता है तो उसको देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि भाई थोड़ा सा होता है, आता हुआ टॉपिक भी आप भूल जाएंगे, पॉइंट्स नहीं आएंगे दिमाग में। शुरुआत में जब आप लिखना शुरू कर रहे होंगे तो पॉइंट्स नहीं आ रहे होंगे दिमाग में। क्या सोचें, क्या अगला पॉइंट लिखे, ये दिमाग में आता ही नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कतों को, लेकिन यही वो इनिशियल स्टेज है जिसको आपको फेस करना है महीनों। तब जाके आप उस पॉइंट पर ही पहुँच पाएंगे जहाँ पर अपने आप आपके दिमाग से पॉइंट निकल कर आएगा और आप लिखते जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे ज्योग्राफी हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, उसमें फिर भी आपको थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी ही। कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को सर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन लिखते 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 आप उस प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि जहाँ पर अपने आप आपको पॉइंट निकलेगा। पिछले सोमवार को मैंने ऐसे दिया था, गांधी जी का एक कथन था। इस सोमवार को भी मैं ऐसे दूंगा। कल का ऐसे आपका पिछला ऐसे से अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे बोल लीजिएगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने एक बार निबंध लिखने की कोशिश कर ली, अगली बार उसके निबंध के लिए खुद से उसके दिमाग से पॉइंट निकलेगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसी तरह से लिखा जाता है। बाकी शॉर्ट आंसर कैसे लिखा जाता है ये मैंने बता दिया आपको। एक एक सवाल को मैंने बताने की कोशिश की है। लिखना किस तरह से है, सारा भाषण हो गया। तो मैंने इंट्रो दिखाया था आपको किस प्रकार से लिखना है। CSA का एग्जाम्पल दे दिया कि पहले CSA के इस सवाल को कैसे लिखना था, कि CSA को डिफाइन कीजिए। अगर कोई लिखना चाहे तो मैं कह रहा हूँ हर सवाल में इसी तरह से कीजिएगा। बड़े वाले सवालों में घेर लीजिएगा कि पहला क्या है, इसमें पहला है CSA क्या है, दूसरा है दोहरी चुनौती, तीसरा है इसको अंगीकरण करने के लिए उपाय कौन कौन से हैं। यही चीज़ है इसमें। इन तीनों को घेर लीजिए, तीनों का अलग अलग हेडिंग बना दीजिए और तीनों में पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। आंसर हो गया कंप्लीट आपका। तो लिखने की कोशिश कीजिएगा। पेड ग्रुप से जुड़ना हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के नीचे जो रहता है ना, उसमें क्लिक करेंगे तो मेरा टेलीग्राम ID दिया हुआ रहता है। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं ऐड कर दूंगा। और 6 महीने का ऐड होइए कम से कम, जिससे आप 6 महीने के रूटीन में आ जाएँ। रेगुलर पढ़ें, रेगुलर लिखें। ओके, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। आई होप कि आपको मदद मिला होगा थोड़ा सा। मैंने शॉर्ट आंसर भी दिखाया एक। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।